आदर अभिनंदन आभार। नमस्कार। मैं सोमनाथ मिश्र टॉक शो विद सोम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे अतिथि मिस्टर प्रदीप कुमार सिंह जी हैं। प्रदीप कुमार सिंह जी पिछले 20 सालों से सोशल कॉज और बहुत ही सारे चीजों में इन्वॉल्व हैं। मैं उनके बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। Pradeep Kumar Singh did his MBA in International Operations. Currently, Pradeep ji engaged with multiple assignments like few are first council member for IIC 3.0 Institutes Innovation Cell under MIC Ministry of Education Innovation Cell from IGNU, alumni member of Rastram School of Public Leadership, erstwhile Vision India Foundation, entrepreneur and running his preschool and entity center in Lucknow, Uttar Pradesh, multiple CSR activity for top level corporate organization, running event under Atmanirbhar Bharat webinar series. He is doing multiple things, but we want to know what he is doing from his mouth. So प्रदीप जी आपका स्वागत है हमारे शो में। और जैसा कि आप बहुत सारे चीजों में इन्वॉल्व हो, धन्यवाद। अ, समाज सेवा से लेके इनोवेशन सेल तक, तो आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? कैसे आपने अपना जर्नी स्टार्ट किया और यहाँ तक हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में बताएं। धन्यवाद। धन्यवाद सोम जी। संक्षेप में पढ़ाई स्कूलिंग मैंने चंडीगढ़ से की, केंद्रीय विद्यालय चंडीगढ़ से स्कूलिंग मैंने की। उसके बाद मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया और एमबीए इक्फाई बेंगलोर से, साथ ही कॉर्पोरेट के साथ में जिंदल इंटरनेशनल के साथ में काम किया। कई सालों तक कॉर्पोरेट में काम किया, प्रोक्योरमेंट देख रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे थे। वन पॉइंट ऐसा लगा कि कॉर्पोरेट का स्ट्रक्चर जो है कह सकते हैं कि समय सीमा खत्म हो गई है। लगा कि अपने लिए खुद के लिए कुछ करते हैं, और खुद के लिए जो करने की जर्नी है वो भी बेंगलोर से ही शुरू हुई। बेंगलोर में संजय नगर में एक छोटा सा प्री स्कूल हमने स्टार्ट किया, चाइल्ड हार्ट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। उस चाइल्ड हार्ट एजुकेशन में नॉट ओनली प्री स्कूलिंग हो रही थी, साथ में एजुकेशन की कंसल्टिंग भी हम साथ में कुछ विस्तृत तरीके से लोगों के साथ जुड़ के कर रहे थे। कई टीच फॉर इंडिया के लिए भी थोड़े दिन तक काम किया, वहाँ की रोटरी के लिए भी काम किया, और इसी को आगे ले जाने की कोशिश में ये देखा कि जो एजुकेशन सेक्टर है वहाँ पे हम बहुत काम कर सकते हैं, और इसीलिए मैंने उसी सेक्टर पे काम करता रहा। 2012 में मैं बेंगलोर छोड़ के लखनऊ आया, और लेकिन हमारी जो जर्नी, जो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी थी, वो तो भी कार्यरत रही। बेंगलोर का सेंटर 2018 में जाके बंद हुआ। 2000 तब भी हम लोग टू एंड फ्रो करते रहे, लखनऊ से बेंगलोर, बेंगलोर से लखनऊ, ये सिलसिला चलता रहा। और साथ ही में 2 सेंटर यहाँ पे भी डाले गए लखनऊ में, रूट्स टू ब्लूम के नाम से, और उसी के साथ में एक एंटिटी सेंटर भी किया गया। एंटिटी सेंटर का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में ही है अभी भी। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरा बेंगलोर से ही होता है, एडुरोस के अंडर में। और हमारा जो रूट्स टू ब्लूम है ये टोटली एजुकेशन सेक्टर को देख रहा है, एजुकेशन की कैटरिंग कर रहे हैं। क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में भी सीएसआर कर रहा था, सीएसआर को ही करते करते मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीट के साथ में सीएसआर का कोर्स भी किया, और उसी दौरान मैं टाटा के साथ में मेरे को तुरंत ही, मैंने जैसे कंप्लीट किया था टाटा के साथ में ही मेरे को सीएसआर करने का, तो बाराबंकी जो उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, एक वहां का, और झारखंड के एक डिस्ट्रिक्ट का हमें टाटा सीएसआर करने को मौका मिला। और स्कूल के क्षेत्र में ही, गांव के क्षेत्र में ही, गांव में रह के रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में ही उस पर काम कर रहे हैं। तो ये मेरी इसी जर्नी, और आगे की जर्नी तो आप बता ही चुके हैं। और फिर तो जैसे कि प्रदीप जी, आप इग्नू के इनोवेशन सेल के काउंसिल मेंबर हैं, और तो जो हमारे युवा हैं, वो युवा अगर इनोवेशन में आगे करना चाहते हैं तो आपकी क्या राय है? क्योंकि आपके पास बहुत ही लंबा अनुभव है, तो आप उनको कैसे गाइडेंस करना चाहेंगे? देखिए, युवाओं, हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे युवाओं के लिए मैं ये जरूर कहूंगा कि
हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में हमें नौकरी करने के लिए हम एजुकेशन करना चाहते हैं, मतलब नौकरी पाने के लिए हम एजुकेशन करते हैं। हम्म। शहरों में भी या उत्तर भारत में मत तो यही है कि जल्दी से 10वीं हो जाए, जल्दी से 12वीं हो जाए, ग्रेजुएशन कर ले और उसके बाद क्या बोलते हैं नौकरी मिल जाए सही और बात है। सरकारी नौकरी ही मिले, मतलब यही रहती है सरकारी नौकरी ही मिले। अगर हम्म। सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर बच्चे का क्या होगा? हम्म। पेरेंट्स से और उन बच्चों से सभी से मेरी गुजारिश है कि आप कभी ये सोचिए कि आप भी काम देने वाले बन सकते हैं। हम्म। आप कभी ये सोचिए कि आप जो आपके पास जो एजुकेशन आई है, आपके पास जो क्षमता है या आपके पास जो सोचने का जो तरीका है, उससे आप 4 लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। 4 लोगों को इकट्ठा करके आप कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं, जहाँ पे लोगों का, समाज का भी भला होगा और आपको जो आमदनी जो है, आपके कमाई का भी ज़रिया बनेगा और दूसरों के भी कमाई का साधन या क्षमता जो है, वो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के रास्ते से जा सकती है। आप अगर कॉलेज में जिस कोई भी बच्चे अपने अपने बीटेक कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, इवन मैं तो कहूँगा कि जो बच्चे स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, वो हम्म। इसकी खूब कोशिश करें कि कुछ इनोवेशन ऐसे करने की सोचें, जिससे कि उस चीज़ों को, वो लोगों की कमजोरियां जो हैं, लोगों की दिक्कतों को वो कम इनोवेशन जो है, वो प्रोडक्ट जो है, वो सर्विस जो है, वो लोगों को सुविधाएं मुहैया करा सके और उसको आप मार्केट में उतार के, उसको आप सेल आउट करके, उसको आप सोशल एंटरप्राइज बना के आप खुद भी कमाइए और अपने साथ एक टीम को खड़ा करिए, अपने साथ लोगों को सक्षम करने की कोशिश करिए। तो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप ये कार्य कर सकते हैं और मैं चाहूंगा कि बढ़ चढ़ के लोग इसमें हिस्सा लें। युवाओं के ऊपर इसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है, क्योंकि युवाओं का जो जो स्टेटस है, जो युवाओं का जो क्षमता है, युवाओं का जो सोचने की क्षमता है, वो अति तीव्र होती है। बजाय कि क्या बोलते हैं 20 साल कॉर्पोरेट में काम करने के लिए करने के बाद, या क्या बोलते हैं 60 साल की उम्र, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 60 साल की उम्र में क्या बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप नहीं किया जा सकता। अगर 78 साल में कोई इंसान प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री बन सकता है, 60 साल हम्म। में कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकता है, तो हर कोई, हर इंसान कर सकता है, वो 20 साल की उम्र में भी किया जा सकता है। कोशिश करिए कि सिर्फ क्या बोलते हैं बीटेक करना, सिर्फ एमबीए करना या सिर्फ डॉक्टर बनना, फिर सिर्फ इंजीनियर बनना, सिर्फ यही एक कुछ स्थान नहीं है जहाँ पे हमें सोचना चाहिए। हमें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, हमें इनोवेशन के लिए सोचना चाहिए। 2-4 उदाहरण जरूर बताऊंगा इनोवेशन के। हम्म। हमारा उत्तर भारत या हमारा संपूर्ण भारत खेतीहर ज्यादातर लोग हैं और गांव में ज्यादातर सभी के पास पशु हैं हम्म। और इन पशुओं से सबको पता है कि दूध का उत्पाद बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे माने में निकाला जाता है। हम्म। इग्नू का एक छोटा सा इनोवेशन था पिछले साल 2019 का, जिसको क्या बोलते हैं बहुत सराहा भी गया और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हमारे क्या बोलते हैं इग्नू के माध्यम से और इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से ओवरसीज में भी, बाहर भी, जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम था इनोवेशन का स्टार्टअप, उसमें उसको प्रेजेंट किया गया। आपको जान के हैरानी होगी कि प्रोडक्ट क्या था। प्रोडक्ट था हम्म। गाय के थन से या भैंस के थन से जो हम दूध निकालते हैं, उसका एक छोटा सा पॉकेट मॉड्यूल था, एक छोटी सी मशीन आती है, उस हम्म। बच्चे ने बनाई। वो उसने इनोवेशन पे बनाया कि किस लिए हम बड़ी मशीनों को यूज करते हैं और किस लिए हम हाथ का इस्तेमाल करते हैं। ना अच्छा। हाथ का इस्तेमाल किया जाए, मशीन का इस्तेमाल किया जाए और एक छोटा सा प्रोडक्ट कुछ ऐसा लॉन्च किया जाए जो गाय के थन पे लगा दिया जाए और जो क्वांटिटी भी मेजर कर देगा। वो सिर्फ अच्छा, जो इतना कितना कितना दूध निकलेगा उस क्वांटिटी को। उस, हाँ, कितने क्वांटिटी का दूध निकलेगा और अच्छा। बिना इंसान के इंटरवेंशन के, वो थन लगाने के बाद, थन पे वो मशीन लगाने के बाद हम दूध निकाल सकते हैं। छोटा सा इनोवेशन था, गांव बेस्ड इनोवेशन था, हर इंसान को उसकी जरूरत है, लेकिन उस बच्चे ने इस चीज को सोचा कि हम ये कर सकते हैं। तो ऐसे हम्म। छोटे इनोवेशंस जो हैं, और हमारे 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 समाज में, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आप इनोवेशन ला सकते हैं, सोच सकते हैं। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से, आपके टॉक शो के माध्यम से, कि बच्चों तक ये चीज जरूर पहुंचाएं कि इनोवेशन एक ऐसा माध्यम है, एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे कमाई का भी साधन है और औरों को भी हम सक्षम बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
तो जैसे कि आपने बताया कि जिस बच्चे ने ये इनोवेट किया, तो इसमें किस-किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ी? तो आप विस्तार में बताएँ जिससे हमारे दर्शक समझ सकें। मतलब जैसे जो रूरल एरिया में रह रहे हैं, क्या वो ऐसा बना देखिए सकते हैं कोई डिवाइस? देखिए स्टार्टअप का एक अपना इकोसिस्टम होता है या एंटरप्रेन्योरशिप का अपना एक इकोसिस्टम होता है, उसको एक उसकी एक पगडंडी होती है किस तरीके से काम करना है। हर मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर स्कूल, अगर कॉलेजेस इस चीज को आगे लेके जाते हैं, हर कॉलेज के पास एंटरप्रेन्योरशिप का फंड भी आता है और हर कॉलेज के पास एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए उनको क्या बोलते हैं काउंसिल मेंबर की तरफ से, उनको गवर्नमेंट की तरफ से काफी कुछ इनिशिएटिव दिए जाते हैं, काफी कुछ स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, वहां पे भी ऐसा कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन सेल हर डिस्ट्रिक्ट में है। हिंदुस्तान के हर राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन सेल होता है, जहाँ पे अप्रोच करके हर बच्चा इस चीज को वहां से पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पता कर सकता है, उनका इंक्यूबेशन उनको वहां सीख सकता है, किस तरीके से सिखाया जाता है, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, क्या टीम चाहिए, क्या टेक्निकल उनको एस्पेक्ट है या टेक्निकली उनको किस चीजों की जरूरत पड़ सकती है। इवन बैंक्स के माध्यम से, एचडीएफसी बैंक के माध्यम से, नेबार्ड के माध्यम से और डीआईसी के माध्यम से आप इन चीजों तक पहुंच सकते हैं और लोगों तक इसकी जागरूकता ला सकते हैं। आप डीआईसी में आप जाइए, डीआईसी में कोई भी जो कैंडिडेट ये चाहता है कि मैं कुछ इनोवेशन करना चाहता हूँ या मेरे पास ऐसा आइडिया है और मैं इसको चाहता हूँ कि क्या ये अ, कुछ स्थानों पे या कुछ जगह पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो उनसे गुजारिश है मेरी कि आप डीआईसी जरूर जाएं। एक बार डीआईसी जाके अपने अपने बारे में, अपने आइडियाज के बारे में जरूर शेयर करें। इसी के साथ में कुछ कुछ ऐसे भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे अजीम प्रेमजी बैंगलोर में, टाटा फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन, ये सब भी अपने अपने लेवल पे इनोवेशन को इनवाइट करते हैं। इवन ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो है, ये भी अपने अपने प्लेटफॉर्म पे इनोवेशंस को इनवाइट करता है, स्कूलों के माध्यम से, कॉलेजों के माध्यम से। तो ये कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप अपने आइडियाज को बता सकते हैं, अपने आइडियाज को पिच कर सकते हैं। वहां पे जो उनकी कंसल्टेशन टीम होती है वो आपको गाइड भी करती है, आपको सिखाती भी है, और उनको अगर ये लगता है कि इस इनोवेशन को, इस पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योरशिप को आगे लेके जाया जा सकता है, तो उसको फंडिंग तक की जाती है, सीड फंडिंग भी की जाती है, इंक्यूबेशन भी किया जाता तो इसमें कुछ जो लिमिटेशन होते हैं कि कौन जा सकता है, सिर्फ़ बच्चे जा सकते हैं या पास आउट्स हैं या कोई भी जा सकता है? है। देखिए देखिए आपको बताऊं मैं, जो स्कूल का माध्यम है, जो कॉलेज का माध्यम है, ठीक है, उसमें तो बच्चे हैं जो एनरोल्ड बच्चे, ठीक ओके। है। हुँ। ऑर्गेनाइजेशंस ने ऐसा भी किया है कि अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस के एलुमनाई मेंबर को भी इनवाइट किया है। ये वहाँ की काउंसिल बॉडी डिसाइड करती है कि हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप सेल में कौन कौन आ सकता है। जैसे आप सपोज करिए कि आप किसी कॉलेज से पढ़े हैं, ठीक है, हुँ, 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 और हुँ। उसका एलुमनाई मेंबर अगर आप हैं, सपोज करिए आप क्या बोलते हैं बिट्स के एलुमनाई मेंबर हैं या आईआईटी के एलुमनाई मेंबर, हुँ, आपको हुँ। मैं बड़ा नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये स्ट्रक्चर है। आईआईटी के हुँ, एलुमनाई मेंबर में, बिट्स के एलुमनाई मेंबर में, या मैंने जहां से इंजीनियरिंग की थी वहां के एलुमनाई मेंबर में, ठीक हुँ, है। हुँ। आप एलुमनाई मेंबर हैं, आपके पास कुछ आइडिया है, आप किसी भी लेवल पे हो, कहीं पे भी हो, किसी भी स्टेट में हो, लेकिन अगर आपने उस स्कूल से पढ़ा है और वहाँ के एलुमनाई बॉडी, एलुमनाई मेंबर्स जो हैं वो इस सब चीजों को बढ़ावा देते हैं, तो वहां आप पिच कर सकते हैं। ये एक माध्यम हुआ स्कूल और कॉलेज का। एक हुँ, हुँ। माध्यम और है जो मैं आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, वो माध्यम है डीआईसी का, डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन सेल। डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन सेल में कोई भी, मतलब किसी भी उम्र का इंसान और किसी भी शिक्षा, मतलब शिक्षा का भी एक पैमाना वहां ऐसा नहीं है कि हाँ यही शिक्षा का पैमाना है, वहां अलग हुँ, अलग हुँ। शिक्षा के पैमाने के अलग अलग स्ट्रक्चर है। ओके। जब आप वहां विजिट करेंगे तो वो आपको गाइड करेंगे कि किस स्ट्रक्चर में क्या चीजें हो सकती हैं, उस हिसाब से वहां पे इस तीन चीजों को आगे लेके जाया जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन सेल में हर कोई, हर इंसान इन्वाइटेड, ओके। तो और यानी कि आप कॉलेजेस के हुँ। माध्यम से तो। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो कोई भी है अपने एरिया के डीआईसी में जाके उनके पास अगर कोई इनोवेटिव प्लान्स हैं, उनसे जाके शेयर करेंगे तो वो उनको गाइडेंस करेंगे और गाइडेंस के साथ अगर हाँ अच्छा लगा इनोवेशन, तो वो आगे भी ले जाएँगे, फंड भी करेंगे, मतलब जहाँ तक हो सके सहायता करेंगे वो।
जहाँ तक देखिए, जिस तरीके से रोजगार मेला होता है, इसी हम्म। तरीके से आज की तारीख में आज का जो सिनेरियो है, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि युवाओं को, जिससे युवा आगे आ सके, अपनी अपनी आइडियाज को बता सकें। इससे दो फायदे होते हैं, नॉट ओनली कि क्या हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहे हैं, हम इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट या हमारी सर्विस देश में ही नहीं विदेश में भी जा पाती है। करेक्ट करेक्ट। तो ये एक अच्छा माध्यम है और इसकी तरफ रुझान लोगों का करने की जरूरत है, ये बहुत जरूरत है इसकी करने की। तो एक बात बताइए प्रदीप जी, जैसे कि आपने तो बहुत सारे फील्ड में काम किया, कॉरपोरेट कल्चर में भी काम किया है, सोशल एंटरप्रेन्योर में भी काम किया है, फिर आप इग्नू के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो जो बच्चे अगर मान लो कि सीधा मतलब एक इनोवेट किया और वो सक्सेस नहीं हुआ उसका, तो उसका फिर भविष्य क्या होगा? मतलब जैसे मान लो कि उसने कुछ प्लान किया और वो नहीं हो पाया, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ मतलब एक जॉब, जैसा आपने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कर लूँ जॉब कर लूँ। तो इनोवेशन में फेल होने के बाद उनको कैसे लेना चाहिए उस चैलेंज को? देखिए, जहाँ कहीं भी फेलवर है, जहाँ कहीं भी कह सकते हैं कि आपकी कोई चीज नहीं, आपकी नहीं चली, ठीक है, मैं हम्म आपको इस फेल्योर के माध्यम से एक चीज और बताऊंगा। ऐसे हमारे साथ भी घटनाएं घटी हैं, मेरे साथ भी घटनाएं घटी हैं, हम्म। जहाँ पे 2 बार हमने एक कुछ इनिशिएटिव लिया था, अच्छा। और कह सकते हैं कि उस इनिशिएटिव को जो हमने लिया था वो उस टाइम के अकॉर्डिंगली नहीं था, ओके। लेकिन वहां पे भी हमने कुछ सीखा। तो हम्म आपके जो चैलेंजेस हैं वो ये हैं कि फेल्योर तो हो गया, लेकिन फेल्योर क्यों हुआ उसको शायद आप अगर कोशिश करें कि मैंने जो सोचा था या मैं जो करने जा रहा था उसमें मैं फेल क्यों हुआ, आप उसको अगर मापदंड बना सकें, उन चीजों को सीखने की कोशिश कर सकें कि कहाँ हम फेल हो गए, कहाँ हम काम नहीं कर पाए, क्या वो समय के अकॉर्डिंगली नहीं था, कि क्या वो बजट के अकॉर्डिंगली नहीं था, क्या वो लोगों की जरूरत नहीं थी। अक्सर होता ही है कि जब हम प्लान सोचते हैं तो हम ये तो सोचते हैं कि मेरी जरूरत है और मेरे हम्म को लगता है लोगों की जरूरत है, लेकिन हम उस पर अध्ययन नहीं करते हैं। हमें थोड़ा सा रिसर्च करने की जरूरत ये जरूरी है कि क्या वो लोगों को चाहिए जो मैं बनाने की सोच रहा हूँ या जो मैं देने की सोच रहा हूँ। अगर ऐसा है तो उसके लिए आपको महीना, 2 महीना, 3 महीना टाइम देना की जरूरत है। आप उस पर्टिकुलर चीज पे समय दीजिए कि क्या ये लोगों की रिक्वायरमेंट है। पहले के टाइम पे कह सकता हूँ जब हमें ये करना था तो वहां पे ये माध्यम नहीं थे। आज माध्यम बहुत अलग हो गए। आज आप एक गूगल फॉर्म से आप पूरा सर्वे फ्लोट कर सकते हैं। आज आप फेसबुक पे या लिंक्डइन पे या क्या बोलते हैं ट्विटर पे कुछ भी लिख के आप लोगों के सर्वे ले सकते हैं। आप सोशल मीडिया पे खुद जाइए, वहां पे आप बताइए कि मैं ये चीज करना चाहता हूँ, और उन लोगों को टैग, मतलब उस समाज को टैग करिए, या आप मीडिया पे भी पोस्ट कर देते हैं कि मेरे को ऐसा करना चाह रहा हूँ, मैं कैलेंडर जो है वो टेबल टॉप कैलेंडर ना करके पेन कैलेंडर बनाना चाह रहा हूँ। सपोज मैं आपको एक इनोवेशन की बता रहा हूँ कि हम्म। पेन कैलेंडर, मतलब अभी तक शायद किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि पेन में भी कैलेंडर आ जाए। सही बोल रहे हो आप। तो आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ बस कि अगर किसी ने ये सोचा कि मेरे पेन में कैलेंडर आ जाए तो उसको पहले ये हम्म। सोचे, सोचने के साथ में ही उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले रिसर्च कर ले कि कितने लोगों रिसर्च को कर पेन लें। में कैलेंडर चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ये आपको ये चीज। डेटा लग जाता है, नहीं नहीं, आप बताइए। हम्म अगर आपको ये डेटा पता लग जाता है कि हिंदुस्तान के 130 करोड़ में 1 करोड़ लोग ने बोला कि मेरे को पेन चाहिए, अब हम्म 1 करोड़ में वो कौन से डिस्ट्रिक्ट है, कौन से लोग आए जिनको पेन चाहिए, वहां आपको थोड़ा सा अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी कि वो जो चीजें जो मैं जानना चाह रहा हूँ किन लोगों को चाहिए, और तब अगर आप एड्रेस कर सकेंगे तब आप उन लोगों को तक पहुंच सकेंगे, तो आप तो शायद फेल नहीं होंगे। हाँ, ये है कि फेल्योर को लेने आपको इस तरीके से ही डिजाइन करना पड़ेगा जब भी फेल्योर आपके पास आएगा, कि हम्म इसमें अच्छा क्या हुआ था। कोई भी चीज आपके साथ बुरी होती तो उसके साथ में मैं मान सकता हूं कि उसका आउटपुट निगेटिव आया, लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐसी थी कि वहां इनपुट क्या था, वहां पे लोग क्या कौन से थे, किस किसके द्वारा क्या क्या ज्ञान मिला, कुछ इनसाइट्स पॉजिटिव भी रहे होंगे। उन पॉजिटिव्स को लेके आगे बढ़िए और नेगेटिव से लड़ने की कोशिश करिए, उसको जानने की कोशिश करिए कि क्या गलत रह गया या क्या छूट गया हमसे।
हमारे एमबीए में सिखाया जाता है SWOT, ठीक है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो उसको हर जगह पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि मेरी ताकत क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी क्या है और क्या थ्रेट है, और हर तरीके से उसको जानने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको। तो ये तो हो गया कि जिनके पास खुद इनोवेशन का आइडिया है, कुछ सोच रहे हैं, कर पा रहे हैं। क्या हमारे देश में ऐसा कुछ है जिसमें हम बच्चों को इनोवेटिव की तरफ मोड़ते हैं? ऐसा कोई एजुकेशन है कि हम बच्चों को इनोवेटिव की तरफ, नहीं तुम ऐसे करो वैसे करो, फोर्सफुली इनोवेशन कह सकते हैं इसको, ऐसा कुछ है अपने देश में? फोर्सफुली इनोवेशन, आपको बताऊं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने एक नया शिफ्ट लाया है। अभी हमारे यहाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी रोल आउट हुई है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए सुझाव मांगे जा रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करना है। अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अच्छे से अध्ययन करेंगे तो उसमें कुछ कुछ सुझाव इस तरीके के दिए गए हैं जहां पे हम आपको बताऊंगा कि बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि बोलते हैं मेरे को सिर्फ मैथ्स पढ़नी है, या कुछ कहते हैं मेरे को सिर्फ फिजिक्स पढ़नी है। कुछ आज के जमाने में देखें तो कुछ बच्चे कहते हैं हमको सिर्फ कोडिंग ही कर। उनका करेक्ट। रुझान है, कुछ का कहना है कि मैं गाना ही गाना चाहता हूँ, कुछ का कहना है कि मैं डांस ही करना चाहता हूँ। उनका रुझान है उस तरफ, और वो शायद 6वीं क्लास के बाद से वो रुझान उनका उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है कि बच्चे को अगर इसके तरफ रुझान है तो उसकी तरफ उसको डाइवर्ट कर दीजिए। 6वीं क्लास के बाद से, 6th क्लास के बाद से हम बच्चों के अंदर इस क्षमताओं को लाने की कोशिश कर सकते हैं। अब अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाती है तो कोशिशें हैं, सरकार की तरफ से भी कोशिश है, और चाहूंगा कि पेरेंट्स भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें कि हाँ, जो सरकार की तरफ से सोचा जा रहा है, जो समाज की तरफ से सोचा जा रहा है और जो आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा है, उसको वो भी अपने अपने रूपरेखा में लेके आए। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग अभी भी बहुत रिजिड हैं। समाज जो है बहुत रिजिड है, वो ये जरूर देखता है कि कमाने के साधन जो है वो कब तक आएंगे, बच्चा कमाएगा कब जाके। थोड़ा समय दीजिए बच्चे को सीखने के लिए भी। मैं मानूंगा 25 से 28 साल तक का समय दीजिए बच्चों को सीखने का, तब वो 60 साल आगे का जो भविष्य है उनका वो उज्जवल हो सकेगा। जल्दी से कोशिश करने में दिक्कतें हो जाती हैं। हमारे यहाँ ये है बहुत ज्यादा है, नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा ये कोशिश रहती है कि नौकरी पहुंचे, बच्चों को नौकरी नौकरी हो जाए। पहुंचे सही बात कह रहे हो आप। बस। तो मेरी गुजारिश है हर माँ बाप से, हर माता पिता से, हर भाई बहन से कम 24 से 25 साल उसको सीखने के लिए आगे बढ़ावा दीजिए, सीखने की कोशिश करने दीजिए, सब चीजें अपने आप नॉर्मल हो जाएंगी। तो जैसे प्रदीप जी, आप काउंसिल मेंबर हैं आईआईसी के, तो आप जैसे वहाँ जो आते हैं इनोवेशन जिसमें आप लोग लेके डिसीजन करते होंगे, तो हमारे इंडिया में आपको क्या लगता है कि हमारे में क्या दिक्कतें आती है? जैसे आप जो देखते होंगे तो हम कहाँ मात खा रहे हैं नए नए इनोवेशन करने में? क्या क्या चैलेंजेस आपके नजर में है? देखिए, इनोवेशन का सबसे पहला चैलेंज ये है कि माइंड सेटअप, सबसे पहला चैलेंज जो ये है कि हमारे यहाँ अभी भी माइंड सेटअप वेकअप नहीं हो पाया है। हम लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं अपनी बात को कि हाँ, ये हो सकता है, ये किया जा सकता है और इससे भी कमाई का साधन बन सकता है। ये पहला, सबसे पहला माइंड सेटअप जो है, एक ये। दूसरी चीज कोशिश ये रहनी चाहिए, बात ये है कि इनोवेशन या स्टार्टअप कोई भी होगा तो वो फंडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, फंडिंग। और फंडिंग क्या बोलते हैं, फंडिंग एजेंसीज जो हैं वो लिमिटेड हैं, अभी भी लिमिटेड हैं, और उसका जो दायरा है वो कह सकते हैं कुछ तरीके से संकुचित है। उस दायरे को थोड़ा सा वाइड करना पड़ेगा, उसमें बहुत ज्यादा इंक्लूसिवनेस लानी पड़ेगी, बहुत सारे सेक्टर्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। हमारे यहाँ अभी अभी हम थोड़ा टेक से भी ज्यादा हैं, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को भी उसी में ऐड करना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि रॉकेट बनाने में पैसा ज्यादा खर्चा करें, तो हमारा फोकस रॉकेट बनाने में ज्यादा खर्चा हो जाता है। हम ये नहीं सोचते कि क्या बोलते हैं, सड़क के लिए भी इनोवेशन जरूरी है। कुछ इनोवेशन हो रहे हैं, इन्वायरमेंटल इनोवेशन भी जरूरी है उसी तरीके से। तो
सेक्टर्स हमें और सोचने पड़ेंगे जहां हम इनोवेट कर सकते हैं, और वो हमारे पास चैलेंजेस हैं। फंडिंग को लेके, फंडिंग किस तरीके से किया जाता है, आपको एक चीज और बताऊं, सबसे बड़ा चैलेंज ये, एक एक तो ये बताना कि हाँ ये काम करना अच्छा है, वो माइंड सेटअप चेंज करना है। एक इंसान को पैसा देना या नहीं देना एक अलग बात है, माइंड सेटअप चेंज करने में बहुत टाइम लगता है। इट टेक्स करेक्ट, करेक्ट। अराउंड इट टेक्स अराउंड यू कैन से 10 to 12 years, 15 years, तब हम्म। जाके चेंज हो सकता है एक माइंड सेटअप। दूसरी चीज चैलेंज ये है कि हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि आपको इस चीज को करना कैसे है, आपको हम्म। कहाँ क्या अप्लाई अप्लाई कैसे करना है, क्या फॉर्म्स रेगुलरिटीज हैं, क्या क्या उसके लिए जो जो सीखने की चीजें हैं, क्या आपको सीखना है, क्या आपको इंक्यूबेट करना है, क्या जानना जरूरी है, उन चीजों को भी लोगों तक पहुंचाना, और लोगों को और ज्यादा उस चीजों को, कैपेसिटी बिल्डिंग जिसको कहते हैं, कि उनको और भी मजबूत करना, पहले सीख लें वो, कि इसको कैसे पिच करना है, कैसे काम करना है, कैसे मार्केट रिसर्च करना है, उसको प्रोडक्ट को कैसे स्केल आउट करना है, प्रोडक्ट को कैसे सेल आउट करना है। अपने अपने काम में तो हम लोग सब लोग ये सब चीजें करते हैं, कह सकते हैं कॉर्पोरेट पहले से करते आए हैं, कॉर्पोरेट में कुछ स्किल्स लोगों के पास हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से कॉर्पोरेट्स को भी ये बोलना चाहूंगा कि कुछ इस तरीके से सिस्टम हमें जरूर डेवलप करना चाहिए, जहां पे वॉलंटरी बेसिस पे भी लोगों को ये चीज सिखाएं जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं। बिल्कुल हमारे सही कहा कॉर्पोरेट आपने। से बहुत सारे लोग ये सब चीज करते हैं। जो कॉस्ट प्राइसिंग की चीज है, कॉस्ट प्राइसिंग हम्म। की चीज लोगों को नहीं पता है, लोगों को बजटिंग नहीं आती, लोगों को क्या बोलते हैं, आईटी स्किल नहीं पता है, कंप्लायंस लोगों को पता ही नहीं पता कि ही नहीं है, बिल्कुल। कौन सा कंप्लायंस लगेगा, किस चीज के लिए कौन सी कंप्लायंस है, ऑडिट क्या होता है, हम्म। ऑडिट की रूपरेखा क्या होती है, ये सब कुछ चैलेंजेस हैं जो हमें लोगों तक सिखानी पड़ेंगी, बतानी पड़ेंगी। जब हम ये बता पाएंगे, और इसके लिए आप समझिए, मान के चलिए कि ये अगर हम एक एक डिस्ट्रिक्ट की भी मैं बात करूं, तो भी आपको हम्म। 3 से 4 साल लग जाएगा हर बच्चे को, और ये प्रोसेस इतना ऑनगोइंग प्रोसेस है कि हर साल, हर 3 साल बाद आपके फिर से ग्रेजुएट तैयार हो जाएंगे। तो क्या आपका बात, ये बिल्कुल। ऑनगोइंग प्रोसेस है। गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, एकेडमिशियंस को, कॉलेजेस को, पेरेंट्स को हमेशा ग्रोमिंग की जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों के लिए। मल्टीटास्किंग बहुत जरूरी है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो ये सब चैलेंजेस हैं, लोगों को बहुत कुछ सिखाने की जरूरत पड़ती है एंटरप्रेन्योरशिप के दौरान। तो इसके लिए इग्नू कुछ कर रहा है, मतलब आपकी जो है, जहाँ पे आप काउंसिल मेंबर हो, आईआईसी। देखिए, देखिए आईआईसी का अपना एक रूपरेखा है, आईसीबी काम करता है, आईसी जिस तरीके से इग्नू की है, इसी तरीके से हर हर यूनिवर्सिटी की, हर कॉलेज की अपनी आईआईसी होती है, और हर हम्म। आईआईसी में इसी तरीके के पाठ्यक्रम को लेके आगे बढ़ा जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम इंक्यूबेट कर सकें। वहां हम्म। इंक्यूबेशन इसी चीज का सिखाया जाता है कि क्या बाधाएं हैं, क्या किस तरीके से करना है, उन चीजों को कैसे सीखना है, कैसे उसको स्केल अप करना है। तो आईआईसी का काम ही यही है। आईआईसी इवन क्या बोलते हैं, आपको ये भी बताऊं मैं, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी करवाते हैं, जिसमें कि हमारे देश के बच्चे बाहर की चीजों को जाके सीख के आते हैं, और बाहर के देश के बच्चे हमारे देश में आके सीखते हैं कि हमारे यहाँ स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या काम कर रहा है, और वहां का स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या कर रहा है। इससे क्या बोलते हैं, एक तो कम्युनिटी एक्सचेंज तो होता ही है, सोसाइटल एक्सचेंज भी होता है, प्लस हमें इकोनॉमिकल एक्सचेंज भी पता लग जाता है कि उस देश में इकोनॉमिकली कैसे काम किया जाता है। तो बहुत हम्म। अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आईआईसी के अंडर में किए जाते हैं। बहुत बढ़िया। प्रदीप जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे इस तरह के मतलब जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। लेकिन समय की पाबंदी है, और समय की पाबंदी के कारण मुझे आपको मतलब विदा करने का मन तो नहीं कर रहा है लेकिन मैं आपको विदा करना मतलब, मैं फिर भी ये अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जो इनोवेशन है वो अगर आपकी आत्मशक्ति है, आत्म इच्छा है, तो आप कर सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पहले माइंडसेट सबसे बड़ा चीज है जिसको आपको डेवलप करना है, और फिर सोशल साइट्स की हेल्प से, लोगों को गूगल फॉर्म की हेल्प से लोगों से अप्रोच कर सकते हैं, और उनसे फिर लेके करना है, फेल्योर से नहीं डरना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन सब महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और मैं दर्शकों को बता दूं, नेटवर्क इशू के कारण प्रदीप जी का फोटो नहीं दिख रहा है, क्योंकि नेटवर्क इशू हैं। तो अ,
ठीक है प्रदीप जी, तो मैं आपको कुछ और आप कहना चाहेंगे लास्ट में, एक वन पंच लाइन जैसा कुछ की बच्चों के लिए? धन्यवाद धन्यवाद सोमजी, आपके आमंत्रण पे मैं आज लोगों तक जुड़ सका, अपनी बात कह सका। कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए और ज्यादा से ज्यादा हमारी नव युवकों को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, इनोवेशन के लिए आगे बढ़ावा दिए। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।